कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जो मल्टी बैगर रिटर्न दे देते जी। हैं, और अक्सर क्या होता है कि उनमें तो देखिए दाव अक्सर वही इन्वेस्टर लगाते हैं जिनको पता होता है जी। कि हमें यहाँ से कैसा पैसा निकालना है, कैसे बनाना है। जी। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो वहाँ पे घाटा खा जाते हैं, धोखा खा जी। जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है और वो सोचते हैं कि यहाँ से तो 4 गुना रिटर्न मिल रहा है, जी। तो वो वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या प्री प्लानिंग उनको करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो एक अधिकारी ब्रदर की कंपनी थी, वो टीवी सीरियल बनाती थी। अगर आप उस कंपनी के पिछले 5 साल का देखेंगे तो उनका प्रॉफिट जीरो है। उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं है, बट पिछले 3-4 साल में उनका स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर भगा था। हुआ क्या कि मानिए आज मेरे पास एक स्टॉक है, वो स्टॉक 10 रुपये का है, समहाउ मैंने वो स्टॉक किसी को 12 रुपये का बेच दिया, तो वो स्टॉक बिना किसी वजह से 20% बढ़ गया। अब क्या मार्केट में लोग अधिकतर 10 का या 12 का हो गया, फिर कोई तीसरा बंदा उस 12 वाले को 15 पे ले लेगा, कोई 17 पे ले लेगा, तो एक बब्बल सा बनता चला जाता है। और जो सबसे लास्ट पे बंदा लेता है ना, वो फिर वहाँ पे जाके फंस जाता है, वो पूरी वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ना कुछ भी हम स्टॉक ले तो हमें उसका बैकग्राउंड चेक करना है कि कंपनी है, उसके 5 साल की बैलेंस शीट कैसी है, उस कंपनी ने 5 साल में कहाँ का इन्वेस्ट किया है, उसके प्रोजेक्ट किस तरीके के हैं। फिर कंपनी की मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, कि जो प्रमोटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से केस में ये होता है कि मार्केट में कोई स्टॉक है, प्रमोटर अपना शेयर धीरे धीरे बेच रहे हैं और आम पब्लिक खरीद रही है। बहुत से केस में होता है कि प्रमोटर अपना शेयर वापस खरीदते हैं। इट मीन्स प्रमोटर को उस कंपनी में पूरा भरोसा है, तभी वापस खरीद रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको देखनी है, और ये चीज़ देखने के बाद में आपको फंड या कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है अपने लिए, तो वो आइडियल रहता है। जिस तरीके से जब कोई इन्वेस्टर जो होता है ना, स्टॉक खरीदने के टाइम पे, लेने के टाइम पे ना बहुत रिसर्च भी करता है, जी। उसके बारे में जानता है कि अगर उसे अपनी जेब से पैसा निकालना है तो वो छानबीन करता है। हमें भी अगर कोई ड्रेस लेनी है तो हम 100 जगह घूमेंगे जी। कि हमें कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। लेकिन जब वो सेलिंग करता है ना, तब वो कहते हैं ना, पैनिक मोड में आके, घबराहट में आके वो बेच देता है। आपको लगता है कि ना सिर्फ लेते वक्त बल्कि कहीं ना कहीं जब सेलिंग के दरमियान उसे बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए, उसको लेकर भी प्लानिंग होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने स्टॉक लिया है और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, 3 साल में 5 साल में स्टॉक ने आपको अच्छा पैसा बना के दे दिया, तो अब आपको एज एक्सपर्ट पता है कि ये स्टॉक जिस सेगमेंट का है, इस सेगमेंट ने पिछले 3 साल 5 साल में बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ से सेगमेंट के अच्छा करने के चांस कम है। उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन हो सकती है, कोई भी एक्सपोजर, कोई भी रीजन हो सकता है, नए प्लेयर की एंट्री हो सकती है मार्केट में, तो वहाँ पे लोग बाग देखिए प्रॉफिट बना के बेच देते हैं। हाँ। अब यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा देर से खरीदा है, फर्स्ट वो लोग बाग है जिन्होंने इंस्पायर हुए किसी और का रिटर्न देके, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपने स्टॉक लिया है हाई पे, और आपके हाई के लेने के बाद में स्टॉक अब गिर रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टॉक को बेचना नहीं है। जैसे जैसे स्टॉक गिरे सस्ता, आप उसमें थोड़ा थोड़ा और परचेज करिए। भाई, आप किसी स्टॉक के ऊपर उठने का फ़ायदा नहीं उठा पाए, किसने फ़ायदा उठाया? जिसने स्टॉक को नीचे तक तब खरीदा। तो आप गिरने के टाइम पे अब आप गिरने का फ़ायदा उठाइए, आप उस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करिए, ताकि जो आपकी एवरेज परचेज कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम हो जाए। और आपने पता चला कि कोई स्टॉक आपने किसी बंदे ने 100 रुपये पे खरीदा और उसने 500 पे बेच दिया, आपने 500 पे खरीदना चालू किया, तो वो स्टॉक दोबारा से 500 से 100 पे आएगा। तो 500 से 100 तक थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, फिर जब वो स्टॉक दोबारा 500 पे जाएगा तो फिर आप पैसा बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, बट आप रिटर्न फिर से बना लेंगे और आप अच्छी रिटर्न बना लेंगे। तो आपको प्लानिंग करनी है, और देन इम्पोर्टेंट है टाइम। देखिए, 2 चीज़ें, अगर आपने एक स्टॉक देखा और आपने खरीद लिया, दैट इज़ लाइक लॉटरी। दूसरा इन्वेस्टमेंट, कि आपने प्रॉपर प्लानिंग की, जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, तो डेट इज़ प्लानिंग, कि आपने एक स्टॉक देखा, ये स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, मैं स्टॉक को 5 साल दूंगा, तो आप रिटर्न बना लेंगे। तो आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में आपको टाइम देना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। आप परचेज करिए, उसको टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो आपकी रिटर्न डेफिनेटली बनेगी। तो टाइम सबसे मेन है।
नरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते हैं, इसके लिए लॉन्ग टर्म ही बेहतर होता है, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट और मिड की तरफ ही ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे वक्त में हमें ज़्यादा पैसा बनाना होता है। कई बना भी लेते हैं, लेकिन कई नुकसान घाटा भी खा सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या शॉर्ट और मिड में पैसा बनाया जा सकता है? अगर बनाया भी जा सकता है तो कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, कुछ उसे फेस करना पड़ता है नुकसान का? देखिए, अगर 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में 100 के 100 पैसा बनाएंगे। मिड टर्म में 100 में से आप मानकर चलिए 40 पैसा बनाएंगे। शॉर्ट टर्म में 100 में से 2 या 3 ही पैसा बनाएंगे, वो भी बाई चांस बना लेंगे, लक से बना लेंगे। तो चांस की बात है कि आप जो फंड लेंगे वो ही चल निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में पैसा बाय लक बनता है, बट लॉन्ग टर्म में पैसा 100% बनता है। तो अब आपको किन बंदों में आना है कि जो बंदे 100% बनाएंगे सो उनमें आना है, या फिर जिनका बाई चांस हो उसमें बनाना है। तो पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है। दूसरा देखिए, हर पर्सन के साथ में होता है कि एक पर्सन ना 10 अलग अलग कॉल लेता है, वो 6 में पैसे गवा देता है शॉर्ट टर्म में, और 4 में पैसे बना लेता है। तो अक्सर लोग बार ना पब्लिक में उन 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, उन 6 के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो जब आप बात करते हैं तो क्या कि आप केवल उनके 4 का एक्सपीरियंस सुनते हैं, बट 6 का आप नहीं सुन पाते एक्सपीरियंस जो उन्होंने लॉस किया है। तो ये लोग बार फिर गलती करते हैं। तो नोट देखो, शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है बट वो बाई चांस बनेगा, बट लॉन्ग टर्म में गारंटी है। लॉटरी जैसा हो जाता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में गारंटी है पैसा बनेगा बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्लानिंग है, टाइम मिला है। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ चलना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल ना ये कि जब भी कोई स्टॉक भागता है, बहुत तेज़ी से वो रिटर्न देता है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर ना उस और भागने लग जाते हैं। तब वो ये नहीं देखते कि वहाँ पर दाव लगाना चाहिए, वो सोचते हैं कि ठीक है, अब ये तेज़ी से भाग रहा है, तुरंत इसमें पैसे डाल दो। तो आपको लगता है कि यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? या बिल्कुल गिरने के चांस होते हैं, और लोग बाग फंसते वहीं पे हैं। अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ पे जैसे मैं पहले कहा था, होता क्या है कि किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है। कोई स्टॉक है वो एक्स पॉइंट से बढ़ने लगा है, तो एक्स पॉइंट पे उस पर लिमिटेड लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो स्टॉक एक्स से वाई पे पहुँच जाएगा ना, तो वाई पे पहुँचने के बाद में स्टॉक की हाइप बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो नंबर ऑफ पीपल है वो वाई के पॉइंट पे एंटर करते हैं जब वो स्टॉक बढ़ चुका है। माने गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना है, और हमारा 7 साल का टारगेट है कि 7 साल में हमारे देश में सड़कों का जाल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ने सोचा, पब्लिक में प्लेटफॉर्म में 2-4 बातें निकल के आई, तो क्या समझदार आदमी ने उन बातों को सुना और उसने इंफ्रा के शेयर खरीद लिए। वहाँ से गवर्नमेंट ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, और 5 साल में उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दिया। तो इंफ्रा के शेयर बहुत ऊपर पहुँच जाएंगे। इस 5 साल में इंफ्रा के बारे में पब्लिक में, न्यूज़ में, मीडिया पे कहीं बात नहीं होगी, बट 5 साल के बाद में जब वो बात होने लगेगी, तब इंफ्रा का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो फिर लोग बाग ना उसके बारे में देखेंगे, यार हम भी चलो पैसा डालते हैं, हम भी इंफ्रा में पैसा बनाते हैं। बट वो तो सब हो चुका है ना, अब तो होने के बाद में देख रहे हो। तो अब ऐसी थीम ढूंढो जिसमें कि ना आज काम होना चालू हुआ है। लेकिन जो लोगों का ट्रस्ट बना रहता है ना कि हमें तो यहीं पे ही पैसा लगाना है, तो वो फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ हाथ आजमाने में घबराते हैं। अक्सर ये भी देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए, एक ना आदमी का बिलीफ हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम ना अपने आसपास वालों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं इन्होंने बनाया तो मैं भी बना ही लूँगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है भाई, आपको अपने रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा। भाई आज एक पर्सन है, सपोज उसने क्या किया कि उसके 5 साल की बेटी है, उसको अगले 10 साल के बाद में बेटा की शादी करनी है, 20 साल के बाद शादी करनी है 25 की एज पे। तो वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल के लिए। तो 20 साल के लिए उनको कोई भी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड ले ले, वो उनको बहुत अच्छी रिटर्न दे देगा। बट दूसरा पर्सन है, उनका गोल 2 साल के बाद ही है, तो उन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लेना चाहिए, उन्हें लार्ज कैप या फिर बैलेंस फंड में जाना चाहिए। अच्छा। तो दोनों के क्या है कि दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो आप उन दोनों को मैच नहीं कर सकते। और लोग बाग गलती भी यहीं पे करते हैं कि मेरी अलग है, आपके अलग है। तो मतलब अपने आप सोचिए आपके लिए क्या सूटेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि जब भी कोई बंदा सोचे कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो बंदा कॉपी पेन ले। कॉपी पेन लेके पहले ये देखे कि मेरे खर्चे क्या हैं, मेरी अर्निंग क्या है। अगर आपके खर्चे और अर्निंग में थोड़ा बहुत गैप है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर गैप बिल्कुल नहीं है तो आप गलत ट्रैक पे हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख है, आपके खर्चे 1 लाख रुपए हैं। इट इज़ वेरी बैड। तो अब ये कि 1 लाख सैलरी, खर्चे हैं आपके 70,000, आपके पास में 30,000 रुपये है। अब आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब करना किस लिए है? मेरे गोल क्या है? मेरी बेटी है 10 साल की है, 18 साल पे 12th पास करेगी, मुझे पैसा चाहिएगा एजुकेशन के लिए। उसके 3 साल के बाद में मेरा बेटा 12th पास करेगा, तो वो मेरा सेकंड गोल हो गया। फिर मैंने देखा दोनों बच्चों की शादी करनी है अलग अलग टाइम पे, 2 और गोल ऐड हो गए। उसको मैंने देखा कि यार अगले 30 साल के बाद तो मैं 60 का हो जाऊंगा, मुझे रिटायर भी होना है। डेट इज़ एक मेजर गोल हो गया। तो फिर आपको ना अपने गोल निर्धारित करने हैं और उन पे फिर आपको इन्वेस्ट करना है उनके लिए। डेट इज़ मतलब वो एक सिंपल और अच्छा प्रोसेस है। आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप पहुँचेंगे अपनी मंजिल तक।